नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी स्टूडेंट किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर से रहकर पूरी सुविधा के साथ कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ प्राप्त होगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एनपी शुक्ला, चेयरमैन ऑफ अपेक्षा आईएएस प्रयागराज. I am guiding civil aspirants for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो देश के टॉप मोस्ट फैकल्टी से परिचित होने का, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस से लाभ लेने का एक सुनहरा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक जैसे एजुकेटर से आप जुड़ सकेंगे और इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का लाभ लेकर आप अपने ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकेंगे। अनअकैडमी के द्वारा 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के पश्चात आपको जो कोर्सेस मिलेंगे उसमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, आईआर है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी समरी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस। ये तमाम सुविधाएं आपको जो अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस को लेना चाहते हैं तो इस कोर्स के तहत जो लाभ आपको मिलेगा उसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की सुविधा आपको मिलेगी और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की सुविधा आपको मिलेगी। और इस कोर्स की फीस जो है वो 1 महीने की फीस 9,000 रुपये है, 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, 6 महीने की फीस 40,500 रुपये है, 1 साल की फीस 49,500 रुपये है, 2 साल की फीस 72,000 रुपये है और 3 साल की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 को यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इन फीस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 महीने की फीस 9,000 रुपये है, अगर आप मेरे NPS कोड 10 के तहत जुड़ते हैं अनअकैडमी प्लस कोर्सेस से, तो ये फीस आपकी 8,100 रुपये हो जाएगी। 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है, लेकिन अगर मेरे कोड के तहत आप जाते हैं, मेरे कोड NPS 10 के तहत आप जुड़ते हैं, तो ये फीस आपकी 20,250 रुपये हो जाएगी। 6 महीने की फीस जो 40,500 है, ये फीस आपकी घटकर हो जाएगी 36,450 रुपये। 1 साल की फीस जो 49,500 रुपये है, यदि आप NPS कोड 10 के तहत जुड़ते हैं तो ये फीस घटकर 44,550 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार 2 साल का जो फीस है 72,000 रुपये, ये 64,800 रुपये हो जाएगा यदि NPS 10 कोड का इस्तेमाल आप करते हैं, उसे यूज करते हैं। 3 साल की फीस 90,000 रुपये है, ये घटकर 81,000 रुपये हो जाएगी यदि आप मेरे कोड के तहत
इस कोर्स से जुड़ते हैं। इसी प्रकार यदि आप अनअकैडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो इसके तहत ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं और विस्तृत हो जाती हैं। इसमें जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल की सुविधा मिलेगी, पर्सनल कोच की सुविधा आपको मिल जाएगी, मतलब पर्सनल मेंटर्स जो आपको पर्सनली गाइड करेगा। और इसी प्रकार डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस की सुविधा दी जाएगी, स्टडी प्लानर्स की सुविधा मिलेगी आपको, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको दी जाएगी। और इस कोर्स की जो इस प्रोग्राम की जो फीस डिसाइड की गई है वो 1 ईयर की फीस 69,500 रुपये है, 2 ईयर्स की फीस 1,07,000 रुपये है और 3 ईयर्स की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1 ईयर की फीस 69,500 रुपये है वो मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करने पर जो 10% की छूट मिलेगी आपको, उसकी वजह से ये फीस हो जाएगी 22,550 रुपये। इसी प्रकार 2 साल की जो फीस है, 2 ईयर्स की जो फीस है 1,07,000 रुपये, वो फीस घटकर 96,300 रुपये हो जाएगी। जो 3 ईयर्स की फीस 1,41,000 है। अगर आप NPS 10 के तहत इस कोर्स को लेते हैं, इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो ये फीस आपको 1,26,900 रुपये हो जाएगी। तो ये सुविधाएं अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, दी गई हैं। इसी प्रकार यदि आप ऑप्शनल कोर्सेस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए 1 मंथ की फीस 5,000 रुपये है, 6th मंथ की फीस 22,500 रुपये है, 1 ईयर की फीस 27,500 रुपये है, 2 ईयर की फीस 40,000 मतलब 40,000 रुपये है, 3 ईयर्स की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आप NPS 10 कोड के तहत इसमें से कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं। जैसे अगर आप 1 मंथ का कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 5,000 रुपये है, यदि आप मेरे कोड NPS 10 के तहत जुड़ते हैं तो ये फीस आपकी 4,500 रुपये हो जाएगी। 6th मंथ का कोर्स आप लेना चाहते हैं, इसकी फीस जो है 22,500 रुपये है। अगर आप मेरे कोड NPS 10 के तहत जा रहे हैं तो ये फीस 20,250 रुपये हो जाएगी। 1 ईयर की फीस 27,500 रुपये है। कोड के तहत आप जा रहे हैं तो 24,750 रुपये हो जाएगी। 2 ईयर्स की फीस 40,000 रुपये है। NPS 10 कोड के तहत जा रहे हैं 36,000 रुपये हो जाएगी। और 3 ईयर्स की फीस जो 50,000 रुपये 50,000, अगर आप NPS 10 कोड के तहत इसमें जा रहे हैं तो ये फीस आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं अनअकैडमी के द्वारा। दोस्तों, मैं चर्चा कर रहा था कि विदेशी संविधानों का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव है। यह भारतीय संविधान निर्मात्री सभा संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले जो दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, उसमें से किन देशों के संविधानों का प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, जैसा कि आपने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक व नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, द्विसदनवाद, परमाधिकार रिटे। तो ये सारे प्रावधान प्रेरित हैं ब्रिटिश राज व्यवस्था से, जिनकी छाप, जिनका प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखता है। अमेरिका से जिन पर मैंने चर्चा किया था कि वहां से मूल अधिकार की अवधारणा ली गई, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, उसकी शक्ति की अवधारणा को लिया गया, न्यायाधीशों को किस प्रकार से उनके पद से हटाया जाएगा, इस प्रोसीजर को वहां से लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत मतलब जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू को अमेरिका से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, इससे प्रेरित है भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है,
उससे भी भारतीय संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान से कहीं न कहीं प्रेरित है। इसी प्रकार राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होने का जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी अमेरिका से प्रेरणा ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद संविधान की प्रस्तावना, वित्तीय उपबंध तथा विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सारे प्रावधान जो भारतीय संविधान में दिखते हैं, भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं, तो इनका जो है वो अमेरिकी संवैधानिक प्रावधानों से लेकर या उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान में इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसी प्रकार जो अगला देश है आयरलैंड, तो आयरलैंड के संवैधानिक व्यवस्था से, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान पर किस तरह का, किन किन प्रावधानों को लेकर क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो उसमें जो पहला प्रभाव है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका एक विशद प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान आयरलैंड से प्रेरित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। अब संविधान निर्मात्री सभा को आयरलैंड के इस संविधान से प्रेरणा क्यों लेनी पड़ी? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रमुख लक्ष्य है वो भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना। और इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आदर्श को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अवधारणा को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जैसे कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की 3 कैटेगरी बताई जाती है। एक राजनीतिक लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कह लीजिए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र देखिए अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द से बना है और डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के डिमोस और क्रेसिया से बना है। डिमोस का मतलब होता है जनता, पीपुल, लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है गवर्नमेंट, शासन। तो डेमोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि किसी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित की जाए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन व्यवस्था के संचालन में जनता की भूमिका हो। अभी अलग बात है कि प्रत्यक्ष रूप से हो कि अप्रत्यक्ष रूप से हो। किसी रूप में अगर शासन व्यवस्था के संचालन में, शासन व्यवस्था को चलाने में जनता की स्वीकृति और सहमति निहित है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। और इसी डेमोक्रेसी को हम 3 भागों में बांटें, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, मतलब राजनीतिक लोकतंत्र। तो भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का मतलब है, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, देश की शासन व्यवस्था में जनता को जो कह लीजिए कि पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, वो उनको प्राप्त हो, उनको सुलभ हो। कहने का मतलब है कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए
जनता को वो राजनैतिक परिस्थितियां दी जाएं जिससे देश की शासन व्यवस्था को चलाने में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। अगर इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसे कहा जाता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसे कहा जाता है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का सामान्य अर्थ है कि मतलब वो शासन प्रणाली जो जनता की स्वीकृति और सहमति से चलाई जाए, वो शासन प्रणाली जहां जनता स्वयं निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो और यही प्रतिनिधि विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हो। वो शासन प्रणाली जहां पर राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है कि वो शासन प्रणाली जहां पर राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर जनता में निहित हो, व्यक्ति विशेष में नहीं, कुछ लोगों में नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता में निहित हो। और इसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का एक व्यापक प्रावधान किया गया है। तो मूल अधिकारों के माध्यम से जिस डेमोक्रेसी की स्थापना होती है, जिस लोकतंत्र की स्थापना होती है, उसे हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, उसे हम राजनीतिक लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य है, वो देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। यहां सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि राज्य के भीतर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया गया हो। और जब उन्हें स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा तो जाहिर सी बात है कि उनमें परस्पर एक दूसरे का आदर करने की एक भावना पैदा होगी और इससे उनमें भाईचारे की फीलिंग आएगी, बंधुत्व की फीलिंग आएगी। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का तत्व निहित होता है। यहां स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वो आवश्यक परिस्थितियां मिलें जिसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। यहां स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, ये स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, उस स्वतंत्रता का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को अधिकतम उतनी ही स्वतंत्रता, उतना ही फ्रीडम मिलना चाहिए जितनी स्वतंत्रता बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने व्यक्तित्व का समुचित निर्माण कर सके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या? देश में समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र जिन जिन तत्वों पर आधारित है वो क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर। तो स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम, किसी भी व्यक्ति को अधिकतम उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी स्वतंत्रता बाकी व्यक्तियों को भी दी जा सके। और इसके लिए संविधान में निश्चित तौर पर प्रावधान किया गया है, निश्चित आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार समानता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कोई विशेषाधिकार प्राप्त न हो। हालांकि ये समानता का एक व्यापक अर्थ नहीं है। अगर हम समानता को व्यापक अर्थ में ग्रहण करें तो समानता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को वो परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं जिससे वो गरिमापूर्ण ढंग से समाज में उपलब्ध संसाधनों तथा अवसरों तक अपनी पहुंच बना सके। इससे समानता की स्थापना होगी। और जब स्वतंत्रता और समानता की स्थापना होगी, मतलब हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र और समान महसूस करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनमें परस्पर जो है वो भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा।
इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के माध्यम से सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, देश में एक समरसता का वातावरण क्रिएट होगा, निर्मित होगा सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से। इसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि देश के आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में जनता की सहमति और स्वीकृति निहित हो। मतलब देश को चलाने की जो आर्थिक नीति बनाई जाए, जो इकोनॉमिकल पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी को बनाने में जनता की स्वीकृति और सहमति भी निहित हो, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो भाग 4 में दिए गए नीति सिद्धांत जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए, तो इनका प्रमुख लक्ष्य है देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिले और इस स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के माध्यम से देश में बंधुत्व की भावना का, देश में भाईचारे की भावना का विकास किया जा सके। ये लक्ष्य है राज्य के नीति सिद्धांतों में, जो उसका सामाजिक लोकतंत्र की बात कही गई है कि इसका लक्ष्य जो है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसी प्रकार आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था का संचालन करते समय उसमें जनता की स्वीकृति और सहमति भी निहित हो। आर्थिक नीति बनाते समय जनता की स्वीकृति और सहमति को भी लिया जाए, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो राज्य के नीति सिद्धांतों का प्रमुख लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य देश में राज्य को लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के रूप में स्थापित करना तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना। यहां लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि राज्य या सरकार अपने शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष को हित पहुंचाने के लिए न करे, बल्कि संपूर्ण भारतीय जनमानस के, संपूर्ण भारतीय जनता के, समाज के सभी लोगों के हित में उसके द्वारा काम किया जाए। तो ऐसे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है, इसके माध्यम से भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की नीति सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से लोक कल्याणकारी नीतियों के द्वारा भारत में एक समता मूलक समाज बनाए जाने का या स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रमुख कार्य होता है, हर व्यक्ति को अवसर, उसको मतलब समान अवसर का मतलब वो अधिकार दिया जाए, उसको न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान किया जाए, देश के संसाधनों में उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो ये तमाम लक्ष्य जो हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य को दिए गए हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य किन सिद्धांतों के माध्यम से बनाया जाएगा? राज्य के नीति सिद्धांतों के माध्यम से। इसी प्रकार संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सभी व्यक्तियों को या किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बगैर उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा दुर्बल वर्गों का शोषण न किया जाए। सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। आर्थिक न्याय का मतलब है कि जो देश की कुल संपदा है, कुल संपत्ति है या उत्पादन के साधन हैं, आय के जो स्रोत हैं या कुल इनकम जो है, उसका बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि वह कुछ लोगों तक या चंद लोगों तक सीमित होकर न रह जाए
और एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा जनमानस उसका उपयोग करने से वंचित ना हो जाए। कहने का मतलब है कि आर्थिक स्रोत का बंटवारा, आय के साधनों का बंटवारा इस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन तथा बल के आधार पर अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण न करने पाए। ये क्या है? ये है इकोनॉमिकल जस्टिस। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय जो आदर्श के रूप में प्रस्तावना में उल्लिखित है, उसे प्राप्त करने का एक लक्ष्य, एक उद्देश्य रखा गया है। इन्हीं सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए, देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए तथा देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, उसे समाहित किया गया भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसी प्रकार आयरलैंड से जो अगला प्रावधान लिया गया है, जिससे भारतीय संविधान प्रेरित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इस प्रोसीजर को, इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं। आर्टिकल 54 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसको किसको दिया गया है, और जिन जिनको अधिकार दिया गया है उन लोगों के सम्मिलित निकाय को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में यह स्पष्ट किया गया है कि 54 में जो निर्वाचक मंडल है, 54 में जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो किस रीति से, किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, किस पद्धति से अनुच्छेद 54 के द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल करेगा। वो आप जानते हैं कि 54 में जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनाया गया है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। हालांकि आगे चलकर जो संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाओं की स्थापना है, तो संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। तो यही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो 54 में है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व संघ शासित प्रदेशों में की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 54 में किया गया है। अब यही निर्वाचक मंडल किस रीति से, किस पद्धति से, किस प्रोसीजर से राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, यही प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। अब इसमें अगर यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहां से ली गई, आयरलैंड से, अगर यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 55 के प्रावधान, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 के प्रावधान किस देश से प्रेरित हैं, तो आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है जिसका प्रावधान 55 में किया गया है? तो 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। यही प्रोसीजर है जो आयरलैंड से ली गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा।
यही राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है जिसे आयरलैंड के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसी प्रकार आयरलैंड से अगला जो प्रावधान लिया गया है वो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान। आप जानते हैं कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है और संविधान के अनुच्छेद 80 में इस बात का उल्लेख किया गया है। 80 के द्वारा राष्ट्रपति को पावर दी गई है, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में विशेष ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो तथा इनमें से किसी एक क्षेत्र में वो देश के लिए बड़ा योगदान दिए हों। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। कारण ऐसे लोगों को निर्वाचन में भाग लिए बगैर विधि निर्मात्री संस्था के सदन तथा राज्यसभा का सदस्य बना लिया जाएगा। अब राज्यसभा में जो ये मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, 12 सदस्य उसमें मनोनीत होंगे। ये प्रावधान किए जाने के पीछे मतलब क्या उद्देश्य था? आप जानते हैं कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इनमें से किसी क्षेत्र में जो व्यक्ति देश के स्तर पर बड़ा योगदान दिया हो या उसमें ज्ञान या अनुभव रखता हो, उसी को ही राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। और राज्यसभा का सदस्य होना यूं के लिए कि विधि निर्मात्री सभा का सदस्य होना किसी व्यक्ति के लिए एक बड़े गौरव की बात होती है, एक बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है। अब कहने का मतलब है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं, अगर इन चारों क्षेत्रों में कोई राज्य अपने प्रकर्ष को प्राप्त कर ले, अपनी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर ले, तो जाहिर सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय धरातल पर उसे एक विकसित राज्य का दर्जा मिल जाएगा। वो एक विकसित राज्य के रूप में अपने को स्थापित कर लेगा। तो संविधान निर्माताओं का मत था कि भारत का प्रत्येक नागरिक इन क्षेत्रों में अपना श्रेष्ठ योगदान देने की अगर कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है इन क्षेत्रों में वो उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति को इन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके अगल बगल के लोग उससे प्रभावित होंगे। वो ये सोचने के लिए विवश होंगे कि अगर हम भी इन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में देश के लिए विशेष योगदान करें तो हमको भी वो गरिमा प्राप्त हो सकती है जो अमुक व्यक्ति को प्राप्त हुई है। वो विधि निर्मात्री संस्था का सदस्य बनाया गया है। तो इस प्रकार अगर प्रत्येक भारतीय राज्यसभा का सदस्य बनने के प्रलोभन में इन क्षेत्रों में विशेष योगदान करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत इन क्षेत्रों में अपने सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, जिनका उद्देश्य क्या? देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना, देश में सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना, देश को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना, देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ये उद्देश्य राज्य की नीति सिद्धांतों को। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयरलैंड से इस सिद्धांत को लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। ये प्रावधान आयरलैंड से, तथा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान। तो ये सारे प्रावधान, ये समस्त प्रावधान जो भारतीय संविधान में निहित हैं, शामिल हैं, समाहित हैं, इन्हें आयरलैंड के संविधान से
प्रेरणा ग्रहण करते हुए, उनसे प्रभावित होते हुए भारतीय संविधान में इन्हें शामिल किया गया है। अगला जो राज्य है जिससे भारत का संविधान प्रभावित है, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से जो पहली चीज ली गई है, मतलब पहले संवैधानिक प्रावधान से भारतीय संविधान प्रभावित है, वो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र कह देना संघीय व्यवस्था का विरोधी जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि संघीय व्यवस्था का मतलब है केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा, और जो शक्तियां केंद्र को दी गई हों उस पर केंद्र काम करे, जो शक्तियां और विषय राज्य को दिए गए हैं, जो दायित्व राज्य को दिए गए हैं, उस पर राज्य काम करे। यहां सशक्त मतलब है कि संघीय व्यवस्था के सिद्धांत के उल्लंघन में बात कही जा रही है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच विषयों का और दायित्वों का विभाजन कर दिया जाए। लेकिन भारत में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है वो बिल्कुल निरपेक्ष संघीय व्यवस्था नहीं है। भारत अपने सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संघीय व्यवस्था को अपनाया है। हर देश में एक ही प्रकृति की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया जाए ये जरूरी नहीं है। हर देश अपने ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप इस व्यवस्था में परिवर्तन करके इस व्यवस्था को अपने यहां लागू करता है। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा भी भारत के तत्कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही, भारत की जो सामाजिक स्थिति थी, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, उन स्थितियों को देखकर, उन स्थितियों के मद्देनजर ही संघीय व्यवस्था को लाया गया। और हमारे यहाँ जो तत्कालीन स्थिति थी, उस स्थिति के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की नितांत आवश्यकता थी। इसीलिए शक्तियों का विभाजन का जो प्रावधान किया गया, इस विभाजन के प्रावधान में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई, केंद्र को ज्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई है। क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली का जो प्रमुख कैरेक्टर होता है उसमें तो पहली बात केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों और दायित्वों का विभाजन किया जाए, भारत में है 7वीं अनुसूची, आप जानते हैं। दूसरा, एक लिखित संविधान हो, भारत में बहुत व्यवस्थित संविधान बनाया गया है। और तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थिति होनी चाहिए। और चौथा, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। ये चारों व्यवस्थाएं जिस भी देश के संविधान में, जिस भी देश की राज्य व्यवस्था पाई जाएंगी उसे संघीय संविधान या संघीय व्यवस्था कहा जाएगा। तो भारत में ये चारों कैरेक्टर्स, भारत में चारों विशेषताएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। इसलिए भारतीय व्यवस्था को, भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान या संघीय व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन संघीयता से संबंधित और जो विशेषताएं हैं उनका अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि उसमें केंद्र, वो सारी चीजें केंद्र के पाले में दे दी गई हैं। अब अगर कहा जाए कि एकात्मक संविधान का जो कैरेक्टर है, एकात्मक संविधान की जो व्यवस्था है, उसमें जो है बहुत सारी चीजें वो भारतीय संविधान में जो एकात्मकता का तत्व है उसे भी शामिल किया गया है। जैसे हम अगर उसकी चर्चा करें तो कहा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भाई, जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, केंद्र को कहा गया है कि वो अपने मतलब कार्यपालिका का अध्यक्ष वो अपॉइंट करे, वो नियुक्त करे, राज्यों का अधिकार है कि अपने कार्यपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति वो करे। लेकिन नहीं, यहां पर राज्य के कार्यपालिका अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र के कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद धारण करता है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति सारा काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इसका मतलब है
कि इस प्रावधान को करके एकात्मक तत्व को प्रधानता दी गई है। केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है कि अगर केंद्र में किसी और दल की सरकार हो, किसी प्रांत में और दल की सरकार हो, तो केंद्र सरकार के पास ये स्कोप होता है कि उस राज्य में अपने मन मुताबिक राज्यपाल की नियुक्ति कराकर उसमें हस्तक्षेप करने का स्कोप बना लेता है। तो केंद्र के द्वारा जो मतलब राष्ट्रपति को नियुक्त करने का प्रावधान है, ये संघीय व्यवस्था के विरुद्ध पाया जाता है। ये एकात्मकता का लक्षण है, एकात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। दूसरी चीज कहा गया है कि अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में राज्यसभा को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, ये भी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है। इसी प्रकार कहा गया है कि किसी राज्य के नाम, उसके क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन या नए राज्य की निर्माण करने की शक्ति संसद में निहित है, केंद्र में निहित है। ये भी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, ये भी एकात्मक शासन के अनुरूप है। इसी प्रकार राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान, ये भी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है। एकल नागरिकता है भारत में, ये भी संघीय सिद्धांत के विरुद्ध है। एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, ये भी विरुद्ध है संघात्मक सिद्धांत के। इस प्रकार अगर संविधान का समग्र अवलोकन किया जाए तो संविधान में एकात्मक शासन के लक्षण भी पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा शक्ति दी गई है, लिहाजा इसीलिए कहा जाता है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो है क्योंकि संघीय व्यवस्था जिन 4 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर काम करती है, वो चारों सिद्धांत भारत में हैं। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की उपस्थिति, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थिति और संविधान की सर्वोच्चता। ये 4 कैरेक्टर संघात्मक व्यवस्था के होते हैं और संघात्मक व्यवस्था इन्हीं कैरेक्टर के आधार पर पहचानी जाती है। तो ये चारों कैरेक्टर्स भारत में हैं, इसलिए भारत को एक संघीय व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि चूंकि केंद्र का पलड़ा जो भारी है शक्तियों के विभाजन में, अगर संविधान में जो केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया, हम उसका अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि इसमें केंद्र का पलड़ा भारी है। इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिश समीक्षक केसी ह्यूयर ने कहा था कि भारत में संघात्मक नहीं, भारत में अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, क्वाजी फेडरल व्यवस्था है। हालांकि उसकी आलोचना थी, भारतीय संघ को वो संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, भारत में संघात्मक व्यवस्था माना जाता है क्योंकि संघात्मक व्यवस्था जिन 4 प्रमुख मतलब विशेषताओं पर, लक्षण पर, जो उसके कैरेक्टर पर मतलब बेस्ड है, वो चारों भारत में पाया जाता है। ये व्यवस्था कनाडा में भी पाई जाती है। तो कनाडा से प्रेरित होकर भारतीय संविधान निर्माता भारत के लिए एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया है। इसी प्रकार केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया। ये शक्तियों का विभाजन कहां पर दिया गया है? शक्तियों का विभाजन आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रावधान है, राज सूची में स्थानीय महत्व के विषयों का प्रावधान किया गया है और कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में सामान्यतया यह माना जाता है कि इसमें जो विषय रखे गए हैं उन विषय के संबंध में पूरे देश में एक जैसे कानून होने चाहिए। ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। यही शक्तियों का विभाजन है। जिन विषयों को, सिर्फ मूल संविधान में 97 विषयों को, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं जो सेंट्रल लिस्ट में रखे गए हैं। इसमें प्रावधान है कि इन विषयों पर कानून बनाने की अनंत शक्ति संसद को है और उन पर शासन करने की अनंत शक्ति मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को है।
इसी प्रकार राज्य सूची में जो मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 से घटकर 61 हो गई। अब इन 61 विषयों पर कानून बनाने और शासन करने की शक्ति राज्यों को दी गई है। तो यही शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, कि भाई ये विषय जो हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, इन पर कानून संसद बनाएगी, मतलब केंद्र की विधायिका बनाएगी, केंद्र का लेजिस्लेचर बनाएगा और उस पर शासन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो विषय स्थानीय महत्व के हैं, स्थानीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों को होगी और उसको इंप्लीमेंट करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट की होगी। यही शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कनाडा से लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में 2 ही सूची पाई जाती है, केवल सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। वहां पर समवर्ती सूची नहीं पाई जाती। इसी वजह से भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के 7वीं सूची में जो 3 सूचियां उल्लिखित हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा कहां से ली गई? तो तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में पहली बार इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया था। तो इस कानून के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून के द्वारा विषयों का विभाजन किया गया था केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में उस समय 59 विषय रखे गए थे, जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को थी, वायसराय के नेतृत्व में। और जो स्टेट लिस्ट थी उसमें 54 विषय दिए गए थे। इसमें मतलब प्रांतों को, गवर्नरों को शक्ति दी गई थी। और जो समवर्ती सूची थी उन पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को दी गई थी। तो तीनों सूचियों की सम्मिलित अवधारणा को भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अगर पूछा जाए संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान कहां से, यही कनाडा से लिया गया। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है और वहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में यह व्यवस्था बनाई गई है। अगली जो प्रावधान लिया गया है वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। यह प्रावधान भी संघीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि संघीय शासन प्रणाली में केवल केंद्र की शक्तियों को गिना दिया जाता, केंद्र के विषयों को डिसाइड कर दिया जाता, नियत निर्धारित कर दिया जाता है कि इन पर काम केंद्र सरकार करेगी। शेष जो कुछ होता है वो स्टेट को दे दिया जाता है। लेकिन भारत में क्या किया गया? दोनों की शक्तियों को गिनाया गया और अवशिष्ट शक्तियां, मतलब वो विषय जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते, जो स्टेट लिस्ट में नहीं आते, जो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आते, उन्हें रेडिजियोरी पावर कहा गया, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया। अवशिष्ट का मतलब अवशेष जो बचे हुए हैं तीनों सूचियों से, उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दे दी गई, जबकि संघात्मक व्यवस्था में उन पर कानून बनाने की शक्ति स्टेट को होती है। लेकिन चूंकि कनाडा में अवशिष्ट शक्ति जो होती है वो केंद्र के हाथ में होती है, इसीलिए संविधान निर्माता कनाडा से प्रेरित होकर अवशिष्ट शक्तियों पर, मतलब जो शक्ति प्रदान की वो केंद्र सरकार को प्रदान की, राज्यों को प्रदान नहीं की। तो रेडिजियोरी पावर केंद्र में निहित होने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया कनाडा से? केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र के मतलब किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
कहा 1955 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। तो ये भी प्रावधान संघात्मक सिद्धांत से असंगत है, उसके विरुद्ध प्रतीत होता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का प्रावधान, आप जानते हैं भारतीय संविधान में एक उपबंध है अनुच्छेद 143 143। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार, और इसमें यह बात कही गई है कि यदि राष्ट्रपति के समक्ष कोई विधि या तथ्य का प्रश्न उपस्थित होता है और राष्ट्रपति उस विधि और तथ्य के प्रश्न पर अपनी समझ नहीं बना पा रहा है, राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 ये अधिकार देता है कि उस इशू पर, उस विधि और तथ्य के प्रश्न पर अपनी समझ विकसित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राय ले ले। इसी को कहा गया सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार। मतलब ऐसा विधि और तथ्य का प्रश्न जो राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित है, लेकिन राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेने में असमर्थता महसूस कर रहा है, तो अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि राष्ट्रपति इस असमर्थता की स्थिति से निकलने के लिए तथा उस प्रश्न पर समझ बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जहां की विधि विशेषज्ञ ही बैठे होते हैं उनकी राय ले ली। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी 143 में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय को देने के लिए बाध्य है। इसी प्रावधान को कनाडा के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये सारे प्रावधान कनाडा के संविधान से क्या क्या, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की अवधारणा, ये सारे प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। जैसा कि मैंने चर्चा की आपसे कि समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय कैसे रखे गए हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनकी आवश्यकता पूरे देश के लिए है, जिन पर कानून की आवश्यकता पूरे देश के लिए, इसलिए उस पर कानून बनाने, उसे लागू करने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय हैं, जिनका लोकल इंपॉर्टेंस है, उन्हें राज्य सूची में, इसलिए उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य की राज्यों को दी गई है, और उसे लागू करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। समवर्ती सूची में जिसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, उसमें ऐसे विषयों का समावेश है, ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में माना जाता है कि इसमें रखे गए विषयों के संबंध में जो कानून बने, उस कानूनों को लेकर पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए, पूरे देश में कानूनी लीगल इन्फॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि लीगल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यही कारण है कि समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को दी गई है। उसका प्रावधान करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 254, संविधान का अनुच्छेद 249 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को दी गई है। लेकिन इस बात का भी उल्लेख है कि अगर समवर्ती सूची में रखे गए किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सेम टाइम में कानून बनाते हैं और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में असंगतता पाई जाती है, दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में अंतर विरोध पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में
केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्यों द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति का भी उल्लेख 254 में किया गया है कि यदि समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने के पूर्व कोई राज्य जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, उसकी अनुमति प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बनाया गया कानून बेशक राज्य द्वारा बनाया गया कानून से संगत नहीं होगा, फिर भी उस राज्य में वो कानून लागू हो सकेगा। तो समवर्ती सूची के ये सारे प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, इसीलिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को शामिल किया गया, ताकि इसमें ऐसे विषयों को रखा जाए जिसके बारे में पूरे देश में एक समान कानून बनाए जा सके। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान, जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 के अंतर्गत किया गया है। असल में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है, ये स्वतंत्रता भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को दी गई है, और इसी प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 खंड 1(6) में भी दी गई है। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, कारोबार या व्यापार करने का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 19 खंड का उपखंड 6 में जो स्वतंत्रता दी गई है, ये केवल भारतीय नागरिकों को दी गई है, जबकि अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक के बीच जो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है, वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में रह रहे अन्य व्यक्तियों को भी प्रदान की गई है। जो एलियंस हैं, जो अन्य देशी व्यक्ति हैं, जो भारत में व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन्हें भी अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक के प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से अगली जो बात ली गई वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब संयुक्त बैठक का आयोजन कब कब किया जाता है? पहली बात तो प्रत्येक वर्ष का जो पहला वित्तीय वर्ष होता है, प्रत्येक जो वित्तीय वर्ष होता है, उस वित्तीय वर्ष का जो पहला सेशन होता है, जो पहला अधिवेशन होता है, तो पहले अधिवेशन के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। या मान लीजिए कि कोई साधारण विधेयक है और साधारण उस विधेयक के बारे में अगर उसके कानून बनाने की प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच कोई विवाद आ जाए, जैसे अगर कोई विधेयक जो लोकसभा में आरंभ किया गया है, लोकसभा उसे पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है, तो राज्यसभा भी उसे पारित कर देती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित की गई विधेयक में कुछ संशोधन चाहती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को फिर से लोकसभा के पास भेजेगी। अगर लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित उस संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं करती है, तो उस विधेयक के भविष्य पर संकट पैदा हो जाता है। अब चूंकि साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक के बारे में यकीनन दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन यही एक कंडीशन है कि अगर किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, लोकसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा उसे संशोधन चाहती है और ऐसे संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस विधेयक को लेकर डेडलॉक पैदा हो गया, गतिरोध पैदा हो गया। अब यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो जाए, राष्ट्रपति को ये महसूस हो जाए कि जिस विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध पैदा होने के कारण वो विधेयक कानून में तब्दील नहीं हो पा रहा है, उस कानून की देश को नितांत आवश्यकता है,
तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है और उस संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति उस विधेयक की महत्ता के बारे में अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति क्लियर करता है कि इस विधेयक का कानून में बदलना क्यों जरूरी है। तत्पश्चात उस विधेयक के संबंध में मतदान कराया जाता है, बहुमत से निर्णय लिया जाता है और मतदान कराया जाता है। वो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में हर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। तो बहुमत किसके पक्ष में? लोकसभा के 545, राज्यसभा 245। तो जाहिर सी बात है कि जहां सामान्यतया ये कहा जाता है कि साधारण विधेयक के बारे में, वित्त विधेयक के बारे में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान कर ले, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुला ले, तो ऐसी स्थिति में चूंकि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में संख्या बल अधिक होता है, लोकसभा अपने संख्या बल के आधार पर उस विवादित विधेयक को भी अपने इच्छा मुताबिक कानून में परिवर्तित करने में सफल हो जाती है। यही है संयुक्त बैठक का प्रावधान कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक को लेकर गतिरोध पैदा हो जाए, दोनों उस पर सहमति न बना पा रही हो और उस विधेयक को कानून में बदलना जरूरी हो, ऐसा राष्ट्रपति को महसूस हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला के उस विधेयक के विवाद का समाधान प्रस्तुत करने के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला लेता है। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों के निलंबन या स्थगन का प्रावधान। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता और 360 में वित्तीय आपात। तो मूल अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान है वो राष्ट्रीय आपात के दौरान, मतलब अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर दे, तो भाग 3 में दिए गए व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रावधान जर्मनी से लिया गया। अनुच्छेद 358 और 359 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू करता है, तो ऐसी उद्घोषणा का व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उल्लेख 358 और अनुच्छेद 359 में किया गया है। 358 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो 3 आधारों के आधार पर की जाती है, उसमें से अगर पहले 2 आधार के आधार पर की गई है, मतलब युद्ध और आक्रमण के आधार पर की गई है, तो अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये खत्म हो जाती हैं। ये 358 में इस बात का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तीनों आधारों में से किसी आधार पर की गई है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीनों आधारों में से किसी आधार पर की गई है, तो राष्ट्रपति को पावर देता है अनुच्छेद 359 कि वो एक आदेश निकाले और अपने आदेश में जिन जिन मूल अधिकारों का उल्लेख कर देगा उन मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान नहीं मिलेगा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के अपने आदेश में उल्लेख करने की शक्ति के दायरे से बाहर किया गया, अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21। मतलब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तीनों आधारों में से किसी आधार पर की गई है और राष्ट्रपति मूल अधिकारों का निलंबन चाहता है,
तो उसके लिए उसे एक आदेश निकालना होगा। उस आदेश में 20 और 21 को छोड़कर जिन जिन अधिकारों का उल्लेख कर देगा, अगर 20-21 छोड़कर बाकी सभी का उल्लेख कर देता है या कुछ का करता है, तो उन अधिकारों का संरक्षण ऐसी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी रहने के दौरान व्यक्तियों को नहीं मिलेगी। यही प्रावधान लिया गया जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मतलब आपातकाल के दौरान किन स्थितियों में मूल अधिकारों का संरक्षण व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? रसा से मूल कर्तव्य की अवधारणा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश है, मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान है। हालांकि मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था, मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, क्योंकि आगे चलकर यह महसूस किया गया कि अधिकार का प्रावधान तो है संविधान में, मूल अधिकारों का नहीं है। लिहाजा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों की महत्ता को समझते हुए 10 मूल कर्तव्यों का भी संविधान में समावेश किया गया। संविधान के भाग 4 का में एक अनुच्छेद 51 का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य, मतलब 11वां मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये इनकी महत्ता कैसे समझी गई? मूल संविधान का प्रावधान नहीं था। संविधान लागू होने के बाद, मतलब 1976 में संविधान में संशोधन करते हुए मूल अधिकारों की महत्ता को समझते हुए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया, मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब जहां अधिकार होगा कर्तव्य जरूर होगा। और एक बात और आप जानते हैं कि अगर कर्तव्य अधिकार के बगैर दिए जाएं, मतलब अधिकार विहीन कर्तव्य, उनका कोई अर्थ नहीं होता। केवल आपके पास कर्तव्य है, अधिकार नहीं है, तो केवल आप शोषित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्तव्य विहीन अधिकार दिए जाएं, कोई कर्तव्य ना हो, केवल अधिकार हो, केवल पावर हो, निरंकुशता जन्म लेगी। इसीलिए कहा गया है कि न तो कर्तव्यों के बगैर अधिकारों का सही उपयोग किया जा सकता और न ही अधिकारों के बगैर कर्तव्यों का कोई मूल्य है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जैसे आपने कहा कि एक डिग्निफाइड लाइफ हमारा अधिकार है, एक गरिमापूर्ण जीवन हमारा अधिकार है, हम सम्मान के साथ जी सकें, ये हमारा अधिकार है। तुरंत कर्तव्य वहीं आके उपस्थित हो गया। आपका कर्तव्य है कि दूसरों के गरिमापूर्ण जीवन का आप ध्यान रखें। अगर हम कहते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीना हमारा अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरों का इसी प्रकार का कि अधिकार के प्रति ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, उसे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, मतलब हमारे मन मस्तिष्क में जो भी भाव भावनाएं हैं उसको दूसरों के समक्ष प्रकट करने का हमारा अधिकार है, कहने का हमारा अधिकार है। कर्तव्य तुरंत आ जाता है। हमारा कर्तव्य भी है कि हम दूसरों की इसी प्रकार की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रति सहिष्णु बने, उसे भी सुनने का धैर्य रखें। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य को एक सिक्के का दो पहलू कहा गया है। तो कर्तव्यों की इसी महत्ता को समझते हुए संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरंभ में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया और आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसमें एक और मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का समावेश है
और इस मूल कर्तव्यों की अवधारणा कहां से ली गई? रसा से, रूस से प्रेरित होकर। क्योंकि आप जानते हैं कि मूल संविधान में अधिकारों का प्रावधान किया गया, कर्तव्यों का नहीं किया गया। चूंकि भारतीय संविधान सभा में जिस विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व था वो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, और उदारवाद सदैव अधिकारों पर जोर देता है, कर्तव्यों पर नहीं देता। जबकि साम्यवाद या समाजवाद अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल देता है। इसका प्रतिनिधि उदाहरण है अमेरिका। अमेरिकी संविधान में अधिकारों का प्रावधान तो है, कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, कनाडा है, इंग्लैंड है। यहां पर अधिकार तो दिए गए हैं, कर्तव्यों का प्रावधान उनके संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। और दूसरी तरफ पूर्व सोवियत संघ के संविधान के 4थे अध्याय में कुछ कर्तव्यों की सूची दी गई है जिसके पालन की जिम्मेदारी वहां के नागरिकों की है। जैसे संविधान और कानून का पालन करना, किसी संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए सैनिक सेवाएं देने के लिए खुद को तैयार रखना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, ये कर्तव्य हैं वहां पर, ये वहां पर दिए गए हैं। तो इसी से प्रेरित होकर, चूंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे पर रह नहीं सकते हैं, इसी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए रशियन विचारधारा से प्रेरित होकर, पूर्व सोवियत संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो इस प्रकार मूल कर्तव्यों की अवधारणा प्रेरित है रसा के संविधान से, यूं कह लें भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। इसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रस्तावना में दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के लिए। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, इस आदर्श को कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वर्ग या मूल वंश के आधार पर भेदभाव किए बगैर उसके विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा दुर्बल वर्गों का शोषण न किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब है देश के आर्थिक संसाधनों का बंटवारा और वितरण इस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन तथा बल के आधार पर किसी व्यक्ति के श्रम का शोषण न कर पाए। मतलब देश का जो आर्थिक साधन है उस पर सबका हक स्थापित किया जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राज्य जो है ऐसी सहायक परिस्थितियां सबको उपलब्ध कराए जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी कर सके। तो ये प्रावधान कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसका मैंने चर्चा किया था पिछले लेक्चर पर, कि ये लोकतंत्र का उच्च मूल्य है कि जहां का राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित हो, गणतंत्र होगा। जहां पर कोई प्रिविलेजेस क्लास न हो, गणतंत्र होगा। जहां पर पॉपुलर सोवरेंटी हो, लोकप्रिय संप्रभुता हो, वहां पर गणतंत्र होगा। तो ये प्रावधान लिया गया फ्रांस से। इसी प्रकार फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1689 में। उस समय फ्रांस का शासक जो था, फ्रांस का राजा जो था, वो लुई 16वां हुआ करता था। फ्रांस में उस समय सामंतवादी व्यवस्था स्थापित थी। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब है कि कैसी व्यवस्था
जहां व्यवस्था के सबसे ऊपरी पायदान पर धर्माध्यक्ष, उसके नीचे राज्याध्यक्ष, उसके नीचे मुख्य सामंत, उसके नीचे जमींदार, उसके नीचे जागीरदार और व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर कृषक हो, जिसके पास कोई अधिकार नहीं, केवल लायबिलिटी अपने ऊपर के सभी सोपानों के प्रति केवल जिम्मेदार था वो। ये सामंतवादी व्यवस्था का एक फीचर, एक स्वरूप है। और सबसे बड़ा आकार किसका था? इसी कृषक वर्ग का था। कृषक वर्ग मतलब इसे मध्य वर्ग कहा जाता था। 1789 में इसी मध्य वर्ग के द्वारा इसी स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश पैदा करने के लिए, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये मध्य वर्ग सड़कों पर आ गया। और जैसे ये आंदोलन, जैसे क्रांति का स्वरूप लिया, लुई 16वें ने इन आंदोलनकारियों को बास्तील नामक जेल में बंदी बना दिया, कैद करा दिया। लेकिन किसी भी समय में क्रूर से क्रूर तानाशाही शासन भी सत्य की आवाज को नहीं दबा पाया है, इसलिए यहां भी नहीं दबी। 4 जुलाई 1789 को एक बहुत बड़ा जनता का हुजूम बास्तील के किले के फाटक को तोड़ दिया और अपने बंदी साथियों को रिहा कराते हुए लुई 16वें के महल को घेर लिया। लुई 16वां उस समय अपने विलासाई या भोग वृत्ति में लिप्त था। उसको जब पता लगा कि जनता ने, फ्रांस का मध्य वर्ग ने उसके महल को घेर लिया है, तो साहस नहीं हुआ वो जनता का सामना कर सके। उसकी पत्नी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, एंतोइनेट, वो जाके आके जनता के प्रश्नों का सामना किया। उसने जनता से पूछा कि भाई आप लोग क्यों क्रांति कर रहे हैं, आप लोग क्यों आंदोलनरत हैं? जनता ने वही नारा दिया था कि हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हायरार्की है धर्माध्यक्ष से लेकर कृषक, ये खत्म की जाए। हर व्यक्ति, कृषक से लेकर धर्माध्यक्ष तक, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, समानता प्रदान की जाए। किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्ति समूह को कोई प्रिविलेजेस ना हो, कोई उसे विशेषाधिकार ना हो, जिससे हर व्यक्ति में एक भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, हर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे का आदर करे। आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के नायकों में रूसो, वॉल्टेयर तथा मॉन्टेस्क्यू का नाम लिया जाता है। रूसो जो प्रजातंत्र का समर्थक था, वॉल्टेयर जो चर्च का विरोधी था, और मॉन्टेस्क्यू जो कानून का शासन स्थापित करना चाहता था। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उसने इस सिद्धांत को दिया था। रूसे की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने इस मतलब प्रजातंत्र की स्थापना की बात कही। और वॉल्टेयर की पुस्तक है लेटर्स ऑन इंग्लिश, इसमें उसने चर्च का विरोध किया। और इन्हीं तीनों नायकों के विचारों से प्रेरित होकर फ्रांस का मध्य वर्ग ये फ्रांस में स्थापित राजशाही के विरुद्ध, सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध ये क्रांति लाई गई थी। और उसी क्रांति के दौरान ये नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके कान में भी ये आवाज आई थी। और यकीनन संविधान निर्माण के समय भारत में भी कुछ उसी से मिलती जुलती व्यवस्था थी। तो उसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य के सामने आदर्श रखा गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना का। इसलिए माना जाता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस से लेकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से शामिल किया गया। और क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया
संविधान बनाया गया। जिस समय संविधान बना तो जाहिर सी बात है कि उस समय देश की जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति रही होगी, उन्हीं स्थितियों के मद्देनजर संविधान की रचना की गई होगी। संविधान निर्मात्री सभा को यह महसूस हुआ, उन्हें लगा कि आगे चलकर देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन के अनुरूप संविधान को अपडेट किया जा सके, संविधान को अपग्रेड किया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके, इसका प्रावधान भी संविधान में किया जाना चाहिए। इसी के तहत संविधान में अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया और वो प्रक्रिया बताई गई कि इन्हीं प्रक्रिया के तहत संविधान में समसामयिक जरूरतों के मुताबिक उसके ऊपरी ढांचे में संशोधन या परिवर्तन कर लिया जाएगा, ताकि संविधान की उपयोगिता को, उपादेयता को हमेशा सर्वकालिक बनाए रखा जा सके। तो संविधान में कैसे परिवर्तन होगा, संविधान में परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया होगी, इसी प्रावधान को साउथ अफ्रीका से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से दूसरा जो प्रावधान लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान। आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन है, लोकसभा संसद का निम्न सदन या निचला सदन है। तो लोकसभा जो संसद का निम्न सदन या निचला सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, इनके सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से होता है, तो जनता डायरेक्ट नहीं करती। जनता के द्वारा निर्वाचित लोग राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। यही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। कैसे करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। जबकि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है, या पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है, उसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति या राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति, उसे कहा गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान जो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, तो ये प्रावधान किया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। यह है दोस्तों संविधान पर विभिन्न देशों का संविधानों का क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव किस रूप में है, किन किन प्रावधानों को प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड सुविधाएं आप तक पहुंचती रहें। आप उस सुविधाओं का लाभ लेकर अपने सिविल सर्विसेज के ड्रीम टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, थैंक यू।